गांव के एक छोटे से किनारे पर बसा था चौधरी रामप्रसाद का बड़ा सा घर। उसकी पत्नी कमला गांव भर में अपने गुणों के लिए जानी जाती थी। सीधी, सादी और हर हाल में पति का साथ निभाने वाली। लेकिन सुख कब तक एक जैसा रहता है? चौधरी रामप्रसाद ने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन थी शोभा, नयन नक्श में सुंदर, चालाकी और चतुराई में और भी बढ़कर। शोभा ने घर में कदम रखते ही माहौल को भांप लिया। कमला अपनी सादगी और मेहनत से सबका मन जीत चुकी थी, लेकिन शोभा को ये बात नहीं सुहाई। वह चाहती थी कि घर की बागडोर उसके हाथ में हो, चौधरी की सारी संपत्ति पर उसका अधिकार हो और कमला सिर्फ नाम भर की पत्नी रह जाए। धीरे धीरे शोभा ने अपनी चतुराई से चौधरी के कान भरने शुरू कर दिए। वह मीठी मीठी बातें करती, सेवा का दिखावा करती और धीरे धीरे चौधरी को अपनी बातों में फंसाने लगी। चौधरी अब ज्यादा समय शोभा के साथ बिताने लगा। कमला ने कभी शिकायत नहीं की, बस अपने काम में लगी रही, लेकिन उसकी आंखों में छिपी पीड़ा किसी से छिपी नहीं थी। एक दिन गांव में मेला लगा। चौधरी ने ऐलान किया कि वह शोभा को संग ले जाएगा। कमला ने बिना कुछ कहे तैयारियां की, लेकिन तभी शोभा ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। अरे कमला दीदी, तुम भी साथ चलो ना, बिना तुम्हारे मन नहीं लगेगा। यह सुनकर चौधरी चौंका, लेकिन शोभा की बात में ऐसा जादू था कि वह कुछ कह न सका। मेला खूब रोशन था, चारों ओर चहल पहल थी। शोभा ने चौधरी से कुछ पैसे लिए और बड़ी चालाकी से अपने गहनों की एक छोटी पोटली कमला की पोटली में डाल दी। फिर अचानक शोर मचाया, हाय मेरी पोटली किसी ने चुरा ली। भीड़ इकट्ठा हो गई। शोभा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुझे लगता है किसी अपने ने ही। गांव के कुछ लोगों ने कमला की पोटली खोली और जैसे ही उसमें गहने निकले, सबके चेहरे पर संदेह के बादल छा गए। चौधरी ने गुस्से से कमला को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कमला ने भी सफाई नहीं दी, क्योंकि वह जानती थी कि सच्चाई देर से सही पर सामने जरूर आएगी। शोभा ने अपनी चतुराई से कमला को चौधरी की नजरों में गिराने की कोशिश की थी, लेकिन क्या वह सच में सफल हो पाएगी? गांव के मेले में कमला पर चोरी का इल्जाम लगने के बाद सबकी नजरों में अजीब सा संदेह आ गया था। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर कानाफूसी होने लगी। चौधरी रामप्रसाद का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन कमला चुपचाप खड़ी रही। उसने सफाई देने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में न कोई डर था, न ही कोई झुंझलाहट, बस एक अजीब सा धैर्य था, मानो वह इंतजार कर रही हो कि समय खुद उसकी बेगुनाही साबित करेगा। शोभा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर धीरे से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि दीदी ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मेरी पोटली तो उन्हीं के पास निकली। उसके शब्दों में मासूमियत और चालाकी का अनोखा मेल था। भीड़ में कुछ लोग सहानुभूति जताने लगे, कुछ संदेह जताने लगे। चौधरी ने बिना कुछ कहे कमला का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने कड़क आवाज में कहा, कमला ये क्या था? तुम पर तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। कमला ने बस एक बार उसकी आंखों में देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, अगर आपके भरोसे की इतनी छोटी उम्र थी तो मैं क्या कह सकती हूं। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहाना नहीं बनाया। शोभा को यह देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी चालाकी काम कर गई थी। अब चौधरी का सारा ध्यान बस उसी पर रहेगा। वह धीरे धीरे चौधरी के दिलो दिमाग पर अपना असर बढ़ाने लगी। वह कभी प्यार से उसे तेल मालिश करती, कभी उसके पसंदीदा पकवान बनाती। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि चौधरी पूरी तरह उसी का होकर रह गया। कमला अब भी वैसे ही घर का सारा काम करती, बिना शिकायत, बिना किसी बदलाव के। लेकिन उसने महसूस किया कि अब घर के लोगों का व्यवहार भी उससे थोड़ा अलग हो गया था। नौकर चाकर भी अब पहले जैसी इज्जत से पेश नहीं आते थे। शोभा ने बड़ी चतुराई से सबके मन में संदेह की एक हल्की लकीर खींच दी थी। एक दिन चौधरी की कुछ जरूरी जमीनों के कागजात गुम हो गए। हड़कंप मच गया। शोभा ने धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह मेरी पोटली दीदी की चीजों में निकली थी, वैसे ही ये कागज भी। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन चौधरी समझ गया। उसने बिना सोचे समझे कमला पर गुस्से से नजरें गड़ा दी। कमला अब भी शांत थी। वह बस चुपचाप चौधरी की आंखों में देखती रही। उसने कोई सफाई नहीं दी। लेकिन इस बार भाग्य ने एक मोड़ लिया। उसी रात चौधरी की दादी, जो हमेशा चुपचाप सब देखती थीं, अचानक बोली, रामप्रसाद, तू सचमुच इतना अंधा हो गया है कि इस घर की असली औरत को पहचान नहीं पा रहा? उनकी आवाज में गुस्सा था। सब चौंक गए। शोभा का चेहरा एक पल के लिए फक पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जल्दी से दादी के पास जाकर बोली, दादी आप तो जानती हैं मैं सिर्फ सच बोलती हूँ।
लेकिन दादी ने उसे घूरकर देखा और कहा, सच सच तो यह है कि तू बहुत चतुर है, बहुत चालाक, लेकिन तू भूल गई कि मेरी आंखें अब भी देख सकती हैं। शोभा को लगा कि अब उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। उसकी चालें काम तो कर रही थीं, लेकिन दादी उसके रास्ते में अड़चन बन सकती थी। अब उसे नई चाल चलनी थी। शोभा ने दादी की आंखों में तीखी नजरों से देखा, लेकिन तुरंत ही खुद को संभाल लिया। उसने चेहरे पर मासूमियत ओढ़ते हुए कहा, दादी, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो खुलकर कहिए। मुझे बहुत दुख होता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। दादी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि शोभा जैसी औरतें शब्दों से जाल बुनने में माहिर होती हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कमला की ओर देखा, जो अब भी चुपचाप खड़ी थी। कमला की आंखों में अब भी वही धैर्य था, वही शांति। शोभा को एहसास हो गया था कि दादी इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आने वाली। वह जानती थी कि अगर उसे चौधरी की नज़रों में पूरी तरह से राज करना है तो उसे दादी को घर में कमज़ोर करना पड़ेगा। उसने धीरे धीरे चौधरी के कान भरने शुरू कर दिए। आपने देखा, दादी अब पहले जैसी नहीं रहीं। उम्र के साथ उनका दिमाग भी थोड़ा कमज़ोर हो गया है। कभी कभी तो उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं। चौधरी पहले तो चुप रहा, लेकिन जब शोभा ने रोज रोज यही बात दोहरानी शुरू की तो उसके मन में भी संदेह का बीज अंकुरित होने लगा। एक दिन जब दादी ने चौधरी से कमला के पक्ष में बात करनी चाही तो उसने चिढ़कर कह दिया, दादी, अब आप ज्यादा मत बोला करो, आपसे अब घर के मामलों की समझ नहीं रही। दादी ने यह सुना तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये वही पोता था जिसे उन्होंने बचपन में गोद में खिलाया था, जिसे उन्होंने संस्कार दिए थे, और आज वही उन्हें अनसुना की ये जीत बड़ी थी। अब दादी कमजोर हो चुकी थी और चौधरी पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आने वाला था। लेकिन कमला, वह अब भी अडिग थी। ये चुप रहने वाली औरत आखिर किस मिट्टी की बनी थी? क्यों उसने अब तक कोई शिकायत नहीं की? शोभा ने सोचा, अगर यह औरत खुद अपना पतन नहीं होने दे रही तो मुझे ही कोई और रास्ता सोचना होगा। अब उसे ऐसी चाल चलनी थी जिससे कमला इस घर में टिक न पाए। उसने धीरे धीरे कमला के खिलाफ एक और षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। लेकिन क्या? शोभा की आंखों में चमक थी, मानो उसने कोई नई चाल सोच ली हो। वह जानती थी कि अगर कमला खुद इस घर को छोड़कर चली जाए तो उसकी राह में कोई रुकावट नहीं रहेगी। लेकिन कमला तो पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रही थी। शोभा को अब कुछ ऐसा करना था जिससे कमला खुद मजबूर होकर घर छोड़ने पर विवश हो जाए। एक रात जब चौधरी दिन भर की थकान के बाद सोने गया तो शोभा धीरे से उसके पास बैठी और बड़े प्रेम से बोली, सुनिए, मैं एक बात सोच रही थी। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। चौधरी ने उनींदी आंखों से उसे देखा। क्या मतलब? शोभा ने गहरी सांस ली और अपना सिर चौधरी के कंधे पर टिकाते हुए बोली, आप तो जानते हैं, जब से कमला पर चोरी का शक हुआ है तब से घर में अजीब सा माहौल हो गया है। मैं जानती हूं आपने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन क्या आपको भी नहीं लगता कि जब से वह घर में है कोई न कोई मुसीबत आती ही रहती है? चौधरी कुछ सोच में पड़ गया। सच तो यह था कि उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। शोभा ने बड़ी चालाकी से उसकी सोच को एक नया मोड़ दे दिया था। तो तुम क्या चाहती हो? चौधरी ने धीरे से पूछा। शोभा ने उसकी आंखों में देखा और नरम स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना कि घर में शांति बनी रहे। आप खुद सोचिए, जब तक कमला यहाँ रहेगी घर का माहौल ऐसा ही रहेगा। गांव में लोग बातें बना रहे हैं, नौकर चाकर भी उसे शक की निगाह से देखते हैं। क्यों न उसे कुछ दिन के लिए मायके भेज दिया जाए? चौधरी चुप रहा। उसके मन में उथल पुथल थी। कमला ने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई गलती नहीं की, फिर भी उसे घर से भेजना? लेकिन शोभा की बातों में इतनी मिठास थी कि वह खुद भी उलझता चला गया। अगली सुबह चौधरी ने कमला को बुलाया। वह हमेशा की तरह चुपचाप आई, बिना किसी सवाल के। चौधरी ने सीधा कह दिया, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। कमला ने बिना किसी हैरानी के उसकी आंखों में देखा। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। शोभा को यकीन ही नहीं हुआ, इतनी आसानी से, बिना किसी तकरार के। कमला ने अपना एक छोटा सा कपड़ों का थैला उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर कमला ने उनका हाथ थामकर हल्के से कहा, सब ठीक होगा दादी। कमला चली गई। शोभा को लगा जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन क्या यह वाकई उसकी जीत थी?
उसे अभी यह एहसास नहीं था कि उसने अपने ही लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी थी। कमला के जाते ही शोभा ने चैन की सांस ली। अब घर पूरी तरह से उसके काबू में था। चौधरी अब बस उसी की सुनता, वही उसके हर फैसले का केंद्र बन चुकी थी। नौकर चाकर भी अब कमला के नाम से ज्यादा शोभा का आदेश मानते थे। वह अपने मन में विजय का एहसास लिए हर दिन नए रंग बिखेर रही थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी चालें जितनी चतुराई से रची जा रही थीं, उतनी ही गहराई से उसके लिए जाल भी बुन रही थीं। चौधरी अब हर समय शोभा के इशारों पर चलने लगा था, लेकिन धीरे धीरे वह एक अलग ही तरह की उलझन महसूस करने लगा। कमला के रहते घर में एक अलग सा संतुलन था, एक शांति थी। शोभा के आने के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन वह सहजता कहीं खो गई थी। उसकी मीठी बातें अब कभी कभी अजीब सी लगने लगी थीं। वह हर समय किसी न किसी बात के लिए चौधरी के कान भरती रहती। पहले तो चौधरी को यह अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह किसी अनजाने बोझ तले दबा जा रहा हो। दादी चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में बहुत कुछ था। वे देख रही थी कि शोभा की चालाकी ने कमला को घर से बाहर कर दिया, पर इससे चौधरी का मन अशांत हो गया। वे जानती थी कि समय खुद सब कुछ सामने लाएगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में किसी पड़ोसी के घर से खबर आई कि कमला के मायके में उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है। यह सुनकर चौधरी बेचैन हो गया। उसके मन में अचानक अजीब सी हलचल हुई। कमला के बिना वह कभी अपनी भावनाओं को महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन कितना खाली हो गया है। शोभा ने यह देखा तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसने तुरंत अपनी मीठी आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं नौकर को भेजकर हाल चाल पता करवा देती हूं। लेकिन चौधरी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने बिना कुछ कहे अपनी पगड़ी उठाई और बैलगाड़ी निकालने का आदेश दिया। शोभा को जैसे झटका लगा। उसने चौधरी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। चौधरी खुद कमला को लाने के लिए निकल पड़ा। गांव की पगडंडी पर जब वह पहुंचा तो देखा कि कमला अपनी मां के सिरहाने बैठी थी। उसका हाथ सहला रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसमें वही पुरानी शांति थी। चौधरी को देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। चलो घर चलो, चौधरी ने बस इतना ही कहा। कमला ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे उठी, अपनी मां को एक आखिरी बार देखा और चौधरी के साथ चल पड़ी। रास्ते में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। शोभा जब ये देखती है तो उसके दिल में पहली बार एक अनजाना डर बैठने लगता है। उसने तो सोचा था कि चौधरी कमला को हमेशा के लिए भुला देगा, लेकिन अब वह खुद उसे लेने गया। शोभा के मन में हलचल मच गई। यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि चौधरी खुद कमला को लेने चला जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि चौधरी अब बस उसी के इशारे पर चलेगा, लेकिन यह क्या हो गया? कमला फिर से लौट आई थी और चौधरी उसे खुद लेकर आया था। यह हार थी, पर इतनी आसानी से वह हार मानने वाली नहीं थी। अब उसे कोई और चाल चलनी होगी, कोई और तरीका जिससे कमला दोबारा इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। कमला घर लौट आई, लेकिन इस बार कुछ बदला बदला सा था। चौधरी अब भी कमला से वैसे ही पेश आ रहा था जैसे पहले, लेकिन शोभा को यह महसूस होने लगा था कि चौधरी का ध्यान अब उस पर से हटकर कमला की ओर जा रहा है। वह ज्यादा समय कमला के पास बैठने लगा था, उससे घरेलू बातें करने लगा था। यह शोभा को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। एक रात जब चौधरी आंगन में चारपाई पर बैठा था तो शोभा धीरे से उसके पास आकर बैठी और बोली, सुनिए, मैं एक बात सोच रही थी। चौधरी ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई। शोभा ने उसकी उदासीनता को नजरअंदाज करते हुए कहा, अब जब कमला दीदी वापस आ ही गई हैं तो क्यों न हम घर का बंटवारा कर दें। इस तरह सबको अपना अपना हिस्सा भी मिल जाएगा और किसी को किसी से कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। चौधरी को यह सुनकर झटका लगा। उसने शोभा को घूर कर देखा। बंटवारा? ये क्या कह रही हो? शोभा ने बहुत मासूमियत से सिर झुका लिया। मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रही थी। दीदी का भी तो अपना हक बनता है, कहीं बाद में कोई झगड़ा न हो, इसलिए अभी से सब साफ कर दिया जाए। चौधरी कुछ सोच में पड़ गया। उसे यह विचार अजीब तो लगा, लेकिन कहीं न कहीं उसे यकसंगत भी लगा। लेकिन यह बात जैसे ही घर में फैली, दादी आगबूला हो गईं। उन्होंने चौधरी को डांटते हुए कहा, अभी तक तेरी आंखें नहीं खुली? ये औरत तुझे बांटने की बातें कर रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। जब से ये घर में आई है तब से बस तोड़ने की बातें ही कर रही है। शोभा को यह सुनकर गुस्सा आ गया।
लेकिन उसने अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। वह रोने का नाटक करने लगी और बोली, अगर मेरी बात से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं तो बस इस घर की भलाई चाहती हूँ। लेकिन इस बार उसकी ये चाल काम नहीं आई। चौधरी कुछ कहता उससे पहले ही कमला ने धीरे से कहा, इस घर को बंटवाने की ज़रूरत नहीं है। ये घर हम सबका है और जब तक मैं हूं इसे कोई बांट नहीं सकता। कमला की इस दृढ़ता को देखकर चौधरी ने पहली बार महसूस किया कि इस घर की असली ताकत कौन थी। शोभा ने देखा कि उसकी चाल नाकाम हो गई थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे अब कुछ और बड़ा सोचना था, कुछ ऐसा जिसे कमला शोभा को समझ नहीं आ रहा था कि कमला आखिर इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। उसकी चालें नाकाम हो रही थीं, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे कमला खुद अपने कदम इस घर से बाहर निकाल ले। एक दिन शोभा ने घर के मंदिर में दिया जलाया और धीरे धीरे पूरे घर में हल्दी कुमकुम के छींटे डालने लगी। नौकरानी ने आश्चर्य से पूछा, छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हो? शोभा ने गहरी सांस ली और दुखी स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस घर की शुद्धि कर रही हूं। जब से कमला दीदी आई हैं तब से घर का माहौल ठीक नहीं लग रहा, कुछ न कुछ अजीब घट रहा है। यह बात फैलते देर न लगी। नौकर चाकरों के कानों तक बात पहुंची, फिर पड़ोसियों तक। धीरे धीरे पूरा गांव इस नई अफवाह में उलझ गया। क्या सच में कमला के वापस आने से घर की बरकत खत्म हो रही थी? शोभा ने यह बात बहुत चालाकी से चौधरी के कानों में भी डाल दी। आपने देखा नहीं, जब दीदी मायके गई थी तब घर कितना शांत था, और अब देखिए, न जाने क्यों सब उलझा उलझा सा लगता है। चौधरी को यह सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन जब उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को भी ये बात करते सुना तो उसके मन में हल्का सा संदेह आ गया। उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। कमला को भी यह सब सुनाई दिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पहले की तरह अपने काम लगी रही, लेकिन उसने ये ज़रूर महसूस किया कि लोग अब उसे एक अलग नज़र से देखने लगे थे। नौकर उससे बात करने में झिझकने लगे थे। गांव की औरतें उससे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगी थीं। ये वही कमला थी जो कभी इस घर की जान हुआ करती थी, और अब वही लोगों की फुसफुसाहटों का कारण बन गई थी। शोभा को लगा कि उसकी चाल काम कर रही है। अब बस एक आखिरी वार करना था, जिससे कमला खुद ही इस माहौल से तंग आकर घर छोड़ दे। एक दिन सुबह सुबह जब चौधरी बैठक में बैठा था तो अचानक शोभा भागती हुई आई और घबराए स्वर में बोली, सुनिए, मैंने अभी अभी रसोई में कुछ अजीब देखा। वहां किसी ने नींबू मिर्ची का टोटका रखा था। चौधरी चौंक गया। क्या? हाँ, और यह सब तभी से हो रहा है जब से दीदी लौटी हैं, शोभा ने धीरे से कहा और फिर सिर झुका लिया, जैसे उसे कुछ कहने में संकोच हो रहा हो। इस बार चौधरी को गुस्सा आ गया। वह बिना कुछ सोचे समझे उठा और सीधे कमला के पास जा पहुंचा। यह सब क्या है? उसने सख्त आवाज में पूछा। कमला ने पहली बार चौधरी की आंखों में सीधे देखा और कहा, आपको भी लगता है कि यह सब मैंने किया है? चौधरी चुप हो गया। वह जानता था कि कमला ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह से बातें बढ़ रही थीं वह भी उलझन में था। शोभा ने देखा कि चौधरी अभी पूरी तरह से उसके प्रभाव में नहीं आया है। शोभा अब पूरी तरह से अपनी जीत के करीब पहुंच चुकी थी। कमला पर लगे इल्जामों का असर धीरे धीरे चौधरी के मन पर पड़ने लगा था। वह भले ही कमला से सवाल करता, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर भी संदेह की हल्की सी चिंगारी जल चुकी थी। और यही तो चाहती थी शोभा। अब उसे एक आखिरी वार करना था, ऐसा कुछ जिससे चौधरी का विश्वास पूरी तरह डगमगा जाए और कमला खुद को इस घर में बेगाना महसूस करने लगे। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी अचानक घर के आंगन से चीखने की आवाज आई। चौधरी घबराकर उठा और बाहर भागा तो देखा कि शोभा आंगन के बीचों बीच खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में खौफ था। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने अभी अभी यहाँ एक साया देखा, कोई परछाई। दादी और नौकर चाकर भी दौड़कर आ गए। सबकी आंखों में डर था। गांव में वैसे भी इस तरह की बातों पर जल्दी विश्वास कर लिया जाता था। चौधरी ने कड़क आवाज में पूछा, क्या बकवास कर रही हो शोभा? लेकिन तब तक कुछ औरतें भी जमा हो चुकी थीं। किसी ने धीरे से कहा, जब से कमला वापस आई है तब से ही कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। शोभा ने जैसे ये सुना वह थोड़ा और सिसकने लगी। मैं तो बस पूजा कर रही थी, तभी अचानक लगा कि कोई मेरे पास से गुजरा। मुझे लगा जैसे कोई छाया वहां थी। सबकी नजरें धीरे धीरे कमला की ओर उठने लगीं। कमला अब भी शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वह समझ गई थी कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी,
लेकिन उसे दुख इस बात का था कि चौधरी ने एक बार भी उसकी ओर देखकर यह नहीं कहा कि वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता। दादी ने गुस्से से कहा, बस बहुत हुआ। शोभा, तू ये सब खेल बंद कर। लेकिन चौधरी अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसने धीरे से कमला की ओर देखा और कहा, अगर सच में तुम्हारे आने से घर में अशांति आ रही है तो क्या यह सही नहीं होगा कि तुम कुछ दिन और मायके चली जाओ? कमला के होंठ हल्के से कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर झुका लिया। शोभा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। अब बस कमला को यह घर छोड़ना था और फिर हमेशा के लिए वह यहां से चली जाएगी। कमला ने सिर झुका लिया, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आत्मा जैसे कोई निर्णय ले रही थी। अब तक उसने हर बात को चुपचाप सह लिया था, लेकिन क्या वह हमेशा यूं ही सहती रहेगी? उसने एक नज़र दादी पर डाली, जिनकी आंखों में चिंता थी, फिर चौधरी को देखा जो उलझन में था, और अंत में शोभा पर नजर गई, जिसकी आंखों में छिपी जीत की चमक कमला से छिपी नहीं थी। कमला धीरे से आगे बढ़ी और बिना किसी को कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। शोभा को लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन यह उसकी भूल थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो पूरे घर में हलचल थी। नौकर चाकर फुसफुसा रहे थे। दादी हवन कुंड के पास बैठी थी और चौधरी मंदिर के पास खड़ा था। कमला ने रात भर में एक बड़ा फैसला कर लिया था। वह सुबह उठी, स्नान किया और सीधे मंदिर में जाकर दीप जलाया। फिर वह चौधरी के पास आई और दृढ़ स्वर में बोली, आपने कहा कि मैं मायके चली जाऊं, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि शोभा ने कुछ अफवाहें फैला दी? चौधरी उसकी आंखों में देखता रहा। कमला ने आगे कहा, अगर मैं जाती हूं तो यह मेरी मर्जी से नहीं बल्कि आपके कहने पर होगी। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपने कभी खुद ये सोचा कि मैं सच में दोषी हूं या नहीं? यह सवाल सुनकर चौधरी चुप हो गया। शोभा का चेहरा फीका पड़ने लगा। कमला ने आगे कहा, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। मैं इसे अपने खून पसीने से सींचती आई हूं। आज एक नई बहू आई और उसने कुछ बातें कह दी, कुछ नाटक किए और आपने मान लिया। इतने वर्षों का विश्वास एक रात में हिल गया। कमला के शब्दों ने जैसे चौधरी को जगा दिया। उसने अब तक शोभा की बातों में बहकर ही फैसले लिए थे, लेकिन आज पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या वह सही कर रहा था? शोभा को लगा कि बात उसके खिलाफ जा रही है। उसने जल्दी से अपना दांव खेला। वह फौरन चौधरी के पास आई और रोनी आवाज में बोली, आपको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं। मैंने रात भर डर के मारे नींद नहीं ली और आप बस दीदी की बातें सुन रहे हैं। लेकिन इस बार चौधरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने पहली बार शोभा की आंखों में वह झूठ देखा जो अब तक छिपा हुआ था। कमला ने आगे बढ़कर दादी के पैर छुए और बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आपका। अगर किसी को जाना है तो वहां मैं नहीं होंगी। शोभा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कमला इतनी मजबूती से खड़ी हो जाएगी। उसने तो सोचा था कि कमला हमेशा की तरह चुपचाप चली जाएगी, लेकिन इस बार खेल बदल चुका था। अब सवाल यह था, शोभा का मन अंदर ही अंदर जलने लगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कमला इतनी हिम्मत दिखाएगी। उसे तो लगा था कि कमला रोते हुए घर छोड़ देगी और वह पूरी तरह से विजयी हो जाएगी, लेकिन यहां तो हालात उलट हो गए थे। अब उसे कुछ और सोचना था, कोई ऐसी चाल जिससे कमला फिर से कमजोर महसूस करे और खुद खुद हट जाए। अगले कुछ दिनों तक शोभा ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उसने सबके सामने खुद को एक सीधी सादी, सच्ची और सहनशील पत्नी के रूप में पेश किया। वह कमला से मीठे बोल बोलती, दादी की सेवा में लगी रहती, चौधरी के सामने खुद को बेचारी दिखाती। उसने धीरे धीरे माहौल को फिर से अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन जब चौधरी खेतों पर गया हुआ था और घर में सिर्फ औरतें थीं, तब शोभा ने अपनी चाल को अंजाम दिया। दोपहर का समय था। कमला रसोई में खाना बना रही थी और दादी अपनी कोठरी में आराम कर रही थी। तभी नौकरानी दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, छोटी मालकिन, जल्दी आइए, बड़ी मालकिन। कमला घबराकर दौड़ी और देखा कि आंगन के बीचों बीच शोभा जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा दर्द से भरा हुआ था और पास ही एक उल्टी का निशान था। नौकर चाकर भी इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, यह क्या हो गया? तभी शोभा ने धीरे से आंखें खोलीं और बहुत कमजोर आवाज में बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद किसी ने कुछ मिला दिया। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। किसी ने जोर से कहा, जहर, कहीं किसी ने जहर तो नहीं दे दिया? दादी भी घबराकर बाहर आईं। अरे, ये क्या हुआ?
तभी नौकरानी ने फुसफुसाकर कहा, सुबह मैंने देखा था बड़ी मालकिन खुद ही रसोई में कुछ मिला रही थी। बस फिर क्या था? पूरा माहौल गर्म हो गया। सबकी नजरें कमला की ओर घूम गई। कमला को समझते देर न लगी कि ये एक और साजिश थी। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, क्या कह रही हो काशी? मैं क्यों ऐसा करूंगी? लेकिन तब तक माहौल बिगड़ चुका था। गांव के कुछ और लोग आ चुके थे। किसी ने कहा, लगता है बात पंचायत तक जाएगी। शोभा ने हल्की सी कराह भरते हुए कहा, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, बस ये जानना चाहती हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब सबकी नजरें चौधरी की ओर थीं। जब वह खेत से लौटा तो उसने देखा कि पूरा घर हंगामे से भरा हुआ था। शोभा चारपाई पर लेटी थी और लोग फुसफुसा रहे थे। क्या हुआ? उसने सख्त स्वर में पूछा। शोभा ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, मुझे लगता है मैं सही नहीं थी। शायद मेरा यहां रहना ही किसी को पसंद नहीं। चौधरी की आंखें संकीर्ण हो गईं। उसने कमला की ओर देखा जो चुपचाप खड़ी थी। कोई बताएगा, आखिर हुआ क्या है? उसकी आवाज में गुस्सा था। कमला ने चौधरी की आंखों में झांका। वह जानती थी कि अगर उसने एक भी गलत शब्द कह दिया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। चौधरी का स्वभाव वह अच्छी तरह समझती थी। गुस्से में वह सही गलत का फर्क भूल जाता था। लेकिन आज वह चुप रहने वाली नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर कोई सच में यह मानता है कि मैंने शोभा के खाने में जहर मिलाया तो इसकी जांच होनी चाहिए। यह सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। नौकर चाकर फुसफुसाने लगे। पंचायत बुलाने की बातें होने लगीं। दादी, जो अब तक स्थिति को दूर से देख रही थी, चौधरी के पास आई और बोली, अब तू ही बता, तुझे क्या लगता है कमला ऐसा कर सकती है? चौधरी कुछ कहने ही वाला था कि शोभा ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कराहती हुई थी, आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे हाल पर ध्यान दीजिए। चौधरी एक पल के लिए पिघलने ही वाला था, लेकिन तभी कमला ने एक और चाल चली। उसने सीधे पंचायत बुलाने की घोषणा कर दी। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। पंचायत बैठी। शोभा अभी भी कमजोर दिखने का नाटक कर रही थी और चौधरी असमंजस में था। कमला ने पंचायत के सामने दृढ़ता से कहा, अगर मुझ पर इल्जाम लगाया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि जो भी खाना बचा है उसे किसी वैद्य या हकीम के पास भेजा जाए। अगर उसमें जहर पाया गया तो मैं खुद इस गांव छोड़कर चली जाऊंगी, और अगर नहीं तो वह इंसान जिसने यह साजिश रची सबके सामने सच बोले। यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब तक किसी ने यह नहीं सोचा था कि कमला इतनी चतुराई से जवाब देगी। शोभा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। पंचायत ने कमला की बात मान ली। बचा हुआ खाना गांव के हकीम के पास भेजा गया। शोभा मन ही मन डर रही थी, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। कुछ घंटे बाद जब हकीम लौटे तो उनके हाथ में एक छोटी सी पुड़िया थी। उन्होंने पंचायत के सामने आकर कहा, हमने जांच की, इस खाने में किसी भी तरह का जहर नहीं मिला, यह बिल्कुल शुद्ध था। अब सबकी नजरें शोभा पर थीं। चौधरी की आंखों में गुस्सा था। दादी ने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में कहा, बहू, अब सच बता, यह क्या तमाशा था? शोभा के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। लेकिन शोभा ने खुद को संभालते हुए आंचल से आंखें पोंछी और घबराए स्वर में बोली, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी। पंचायत के कुछ लोगों ने घूरकर उसे देखा। किसी को यकीन नहीं हुआ कि यह सब सिर्फ एक गलती थी। चौधरी का चेहरा कठोर हो गया था। उसकी आंखों में नाराजगी थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। कमला ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसे पता था कि शोभा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी आंखों में आज पहली बार डर था, लेकिन यह डर स्थायी नहीं था। वह कुछ और सोचेगी, कोई और चाल चलेगी। रात को जब सब सोने चले गए तब शोभा चुपचाप चौधरी के पास आई। वह एक निरीह स्त्री की तरह उसके पास बैठ गई और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। चौधरी ने उसका हाथ झटक दिया और कठोर स्वर में कहा, मुझे सच कहने की आदत है शोभा। आज पहली बार मुझे तुम पर संदेह हो रहा है। अगर यह सब नाटक था तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। शोभा ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही भावना थी। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, आप जो सोचें, लेकिन मेरा यकीन मानिए,
मैं सिर्फ इस घर की भलाई चाहती हूँ। चौधरी ने कुछ नहीं कहा और करवट लेकर सो गया, लेकिन शोभा जागती रही। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह उसने फिर से अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। इस बार उसने खुद को पूरी तरह से एक बेबस, त्यागमयी और सताई हुई पत्नी के रूप में पेश किया। वह धीरे धीरे घर के कामों में और लगन दिखाने लगी, दादी की सेवा करने लगी, नौकर चाकरों से मीठे बोल बोलने लगी, चौधरी को हर बात में सलाह देने लगी, लेकिन बहुत ही संयमित और समर्पित स्वर में। दूसरी ओर कमला ने खुद को पहले से अधिक मजबूत बना लिया था। उसने अब चौधरी से कोई उम्मीद छोड़ दी थी। वह अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती थी, बिना किसी झूठ और छल के। लेकिन वह ये भी जानती थी कि शोभा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। दिन बीतते गए। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक और जंग छिड़ रही थी शोभा और कमला के बीच। एक चुपचाप सहने का दिखावा कर रही थी, तो दूसरी चुपचाप अपने सम्मान की रक्षा कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव का वैद्य बुलाया गया, लेकिन उनकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। घर के सभी लोग हर तरह परेशान था, और तभी शोभा ने धीरे से एक और चाल चली। वह रोती हुई चौधरी के पास आई और बोली, मुझे लगता है इस घर पर किसी की बुरी नजर लग गई है। चौधरी चौंका। अब क्या नया तमाशा है शोभा? शोभा ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहते रहे। तमाशा नहीं, सत्य। जब से दीदी मायके से लौटी हैं तब से ही कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। पहले रसोई में समस्या हुई, फिर घर में अशांति आई, और अब दादी की तबीयत। मुझे डर लग रहा है। कमला ने यह सब सुना और गहरी सांस ली। अब वह समझ गई थी कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। शोभा धीरे धीरे फिर से चौधरी के दिमाग में जहर भर रही थी, लेकिन इस बार कमला चुप नहीं रहने वाली थी। अब कमला रात भर सोचती रही। वह समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शोभा धीरे धीरे चौधरी को पूरी तरह से अपनी बातों में फंसा लेगी। ये पहली बार नहीं था जब शोभा ने चाल चली थी, लेकिन अब उसे हमेशा के लिए रोकने का समय आ गया था। अगली सुबह कमला ने सबसे पहले दादी की देखभाल की। उसने वैद्य जी को फिर से बुलवाया और दादी के लिए विशेष जड़ी बूटियां तैयार करवाईं। वह दिन भर उनके पास बैठी रही, उनकी सेवा की। ये देखकर घर के नौकर चाकरों और गांव वालों के मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ने लगा। उधर शोभा इस बात से चिढ़ रही थी कि उसकी चाल के बावजूद चौधरी कमला को पूरी तरह गलत नहीं मान रहा था। शोभा अब अपनी अगली चाल चलने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। एक दिन उसने चौधरी के सामने आंसू बहाते हुए कहा, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं दिन रात ये सोचकर घुल रही हूं कि कहीं इस घर में मेरे लिए कोई जगह ही न बच जाए। चौधरी ने गहरी सांस ली। अब क्या हुआ शोभा? शोभा ने एक गहरी चाल चलते हुए कहा, अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो एक वचन दीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि इस घर में शांति बनी रहे। कैसा वचन? बस इतना कि आप मेरी भावनाओं की कद्र करेंगे और कभी मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। चौधरी कुछ सोचने लगा। उसे लगा कि यह तो कोई बड़ी मांग नहीं थी। उसने हामी भर दी, लेकिन वह नहीं जानता था कि शोभा की असली योजना क्या थी। उधर कमला ने भी अपनी चाल चल दी। उसने गांव के कुछ प्रतिष्ठित बुजुर्गों को घर पर बुलवाया। वह चाहती थी कि जो भी हो सब कुछ खुले में हो, ताकि कोई भी इस बार झूठ न फैला सके। जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो कमला ने आगे बढ़कर कहा, आज मैं इस पंचायत के सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ। अगर इस घर में कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठ और छल का सहारा ले तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? सब लोग चुप थे। दादी, जो अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थीं, उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। जो घर में विष खोले उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन तू ये सवाल क्यों पूछ रही है बहू? कमला ने शोभा की ओर देखा। क्योंकि आज मैं सबके सामने सच लाना चाहती हूँ। शोभा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार लगने लगा कि शायद कमला ने उसकी सी साजिश का कोई सुराग पा लिया है। कमला ने गांव के बुजुर्गों के सामने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। कैसे शोभा ने पहले उसे घर से निकालने की कोशिश की, फिर खुद को जहर देने का नाटक किया, और अब दादी की बीमारी को लेकर नए झूठ गढ़ रही थी। शोभा ने तुरंत रोनी सूरत बना ली। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं दीदी। कमला ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे यह साबित करने दो। अगर मैं सही हूं तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। पंचायत ने फैसला किया कि दादी की बीमारी और शोभा के पिछले आरोपों की सही जांच होगी। यह सुनकर शोभा के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसे एहसास हो गया था कि इस बार उसकी चाल सच में उल्टी पड़ सकती है। शोभा की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी हर चाल नाकाम हो रही थी। पंचायत के सामने सच आ जाने का खतरा था। कमला का आत्मविश्वास, उसकी सच्चाई और गांव वालों का उस पर बढ़ता विश्वास शोभा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। जब पंचायत के बुजुर्गों ने वैद्य और नौकर चाकरों से पूछताछ की तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वैद्य ने साफ कहा कि दादी की बीमारी सामान्य थी और उसमें किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव का कोई संकेत नहीं मिला था। वहीं नौकरानी काशी, जो अब तक शोभा की साजिशों में उसकी मदद करती आई थी, आखिरकार डर गई और उसने सबके सामने सच बोल दिया। काशी ने बताया कि कैसे शोभा ने उसे पैसे देकर झूठी गवाही देने को कहा था, कैसे उसने खुद ही उल्टी करने का नाटक किया था और कैसे वह धीरे धीरे चौधरी को बहका रही थी। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग भड़क उठे। चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चौधरी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया वह सिर्फ इस डर से किया कि कहीं आप मुझसे दूर न हो जाएं। लेकिन अब कोई भी उसकी बातों में आने वाला नहीं था। चौधरी ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, घर की शांति को तोड़ा और सबसे बड़ी बात, झूठ और छल से अपनों को ही दुश्मन बना दिया। मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। शोभा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। पंचायत ने भी चौधरी के फैसले का समर्थन किया। कुछ दिनों बाद शोभा को उसके मायके भेज दिया गया। घर में शांति लौट आई। कमला ने फिर से अपने जीवन को साधारण और सम्मानजनक तरीके से जीना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि जीवन में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चाई और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। चौधरी को भी अब समझ में आ चुका था कि सच्चा रिश्ता छल कपट से नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण से चलता है। उसने पहली बार कमला की तरफ एक नई नज़र से देखा, सम्मान की नज़र से। और इस तरह चतुराई और छल की ये लड़ाई खत्म हुई, लेकिन ये एक सीख देकर गई कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता।